राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक सुधीर नाम का जाट रहता था। जाट के पास थोड़ी बहुत जमीन थी जिसमें वह खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और उसका बेटा पुनीत थे। पुनीत अपने पिता का दिन भर के काम में हाथ बटा के आता था। दोनों बाप बेटे खेतों में कड़ी मेहनत करते और खेती करते थे। सर्दियों का समय था। खेतों से गन्ना निकालकर कोलों में पेर कर उसका रस निकाला जाता था। रस से गुड़ जो बनाया जाता था, जिसे वे अपनी बैलगाड़ी में भरकर बाजार में बेचने जाते थे। गुड़ बेचने के लिए हमेशा सुधीर ही बाजार जाता था। उसने अभी तक अपने बेटे को बाजार नहीं भेजा था, क्योंकि उसकी नजर में पुनीत अभी बच्चा था। उसे लगता था कि खेत में काम कर लेना ही बहुत है। बाजार की समझ उसे अभी नहीं है। बड़े चालाक लोग बाजार में बैठे हुए हैं, कहीं कोई उसे ठग ना ले। इसलिए हमेशा सुधीर ही गुड़ बेचने जाता था। परंतु एक दिन की बात है। एक दिन सुधीर ऐसे ही अपनी गाड़ी में गुड़ भरकर बाजार गया। बाजार पहुंचकर उसने अपनी गाड़ी लगा दी और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक बनिया वहां से गुजरा। उसने सोचा आज घर में गुड़ की लापसी बनवानी है, इसलिए वह सुधीर के पास गया और पूछा, क्या बेच रहे हो भाई? सुधीर ने कहा, सेठ जी, गुड़ है, आज ही ताजा बनाया है, सही दाम में लगा दूंगा, आप ले लीजिए। बनिए को सुधीर बहुत ही सीधा साधा आदमी लगा। उसने सुधीर से पूछा, पूरी गाड़ी का कितना दाम लोगे? सुधीर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज ज्यादा देर इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा और पूरा गुड़ एक ही ग्राहक ले रहा है। उसने सोचा कि जल्दी से गुड़ बेचकर घर जाकर बाकी के काम निपटा लूंगा। ये सोचते हुए सुधीर ने गाड़ी में लदे हुए पूरे गुड़ का दाम 100 रुपये बता दिया। बनिए ने 100 रुपये सुधीर को दिए और कहा, इस गुड़ को मेरे घर तक पहुंचा दो। सुधीर ने बनिए को भी अपनी गाड़ी में बिठाया और उसके घर की ओर चल दिया। जब बनिया का घर आ गया तो सुधीर ने कहा, सेठ जी, गाड़ी जल्दी खाली करवा दो, मुझे घर भी जाना है। ये सुनकर बनिए ने कहा, गाड़ी? कैसे गाड़ी? मैंने तो पूरी गाड़ी के दाम 100 रुपये दिए हैं। सुधीर ने कहा, सेठ जी, ऐसा मजाक क्यों कर रहे हो? गुड़ का दाम मैंने 100 रुपये बताया था। बनिए ने कहा, मैंने तुमसे पूछा था पूरी गाड़ी का दाम कितना है और तुमने 100 रुपये बताया। अब अपनी बात से मुकर रहे हो? कैसे जाट हो तुम? कहते हैं जाट अपनी जबान के पक्के होते हैं। सुधीर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन बनिए ने अपने नौकरों से कहकर उसके कपड़े भी उतरवा दिए और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अपमान और तिरस्कार से भरा सुधीर पूरे दिन जंगल में छिपा रहा। पुनीत ने जब अपने पिता को ऐसी हालत में देखा तो वह तुरंत भागकर उनके पास पहुंचा और उसे चादर उड़ाई। फिर चिंतित स्वर में पूछा, पिताजी, ये सब कैसे हुआ? इस पर सुधीर ने पूरी घटना अपने बेटे को बता दी कि कैसे एक बनिए ने छल कपट से उसकी पूरी बैलगाड़ी हड़प ली और उन्हें अपमानित करके निवस्त्र से घर से निकाल दिया। ये सुनकर पुनीत का क्रोध भड़क उठा। उसने दर्द स्वर में कहा, पिताजी, कल मैं बाजार जाऊंगा और उस बनिए से आपके अपमान का बदला लूंगा, साथ ही अपनी बैलगाड़ी भी वापस लेकर आऊंगा। बेटे की बात सुनकर सुधीर ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, वह बनिया बहुत चालाक है, मुझे डर है कहीं वह तुम्हें भी कोई नुकसान न पहुंचा दे। इस पर पुनीत ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, पिताजी, वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बस मुझे उसका हुलिया बता दीजिए। सुधीर ने अपने बेटे को बनिए का पूरा हुलिया विस्तार से बता दिया। अगले दिन पुनीत ने अपने पड़ोसी से बैलगाड़ी उधार ली, उसमें गुड़ भरा और बाजार की ओर चल दिया। अपने पिता द्वारा बताई गई जगह पर जाकर वह खड़ा हो गया। कुछ ही देर में बनिया वहां आ पहुंचा। पुनीत की भोली सूरत देखकर बनिए ने सोचा, कल तो एक को ठग ही लिया था, ये भी बड़ा भोला लग रहा है, क्यों ना आज इसकी भी गाड़ी हड़प ली जाए।
ये सोचते हुए वह पुनीत के पास गया और पूछा, भाई तुम्हारी गाड़ी में क्या है? पुनीत ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी इसमें गुड़ भरा हुआ है, ऐसा गुड़ जिसे आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। बनिए ने लालच में आकर पूछ लिया, तो बताओ पूरी गाड़ी का क्या दाम लोगे? इस पर पुनीत बोला, सेठ जी पूरी गाड़ी का सिर्फ मुट्ठी भर रुपए दे दीजिए। बनिए ने सोचा, ये तो कल वाले से भी ज्यादा मूर्ख लग रहा है, एक मुट्ठी में भला कितने रुपए आएंगे? मैं इसे अपने घर ले जाकर ठग लेता हूँ, बस मुट्ठी में 10-10 के नोट रख लूंगा और मात्र 50 रुपए में पूरी गाड़ी मेरी होगी। ये सोचकर बनिए ने कहा, ठीक है भाई, सौदा मंजूर है, पर पैसे मैं घर जाकर दूंगा, तुम्हें गाड़ी मेरे घर पर पहुंचानी होगी। पुनीत तैयार हो गया। बनिए के घर पहुंचकर उसने गाड़ी खड़ी करवा दी। फिर बनिए ने मुट्ठी में 10-10 के नोट भरे और पुनीत की ओर बढ़ाते हुए कहा, तुमने मुट्ठी भर दाम में पूरी गाड़ी का सौदा किया था, तो ये लो मुट्ठी भर रुपए और गाड़ी यहीं छोड़कर चले जाओ। इस पर पुनीत ने गंभीरता से कहा, सेठ जी ये तो कोई नया संगत की बात नहीं हुई, दाम तो गाड़ी में लदे हुए गुड़ का था, पूरी गाड़ी का नहीं। पहले मेरी गाड़ी खाली करवाइए और अपना गुड़ उतरवाइए। बनिए गुस्से में आकर बोला, कैसे जाट हो, अपनी ही बात से मुकर रहे हो? ये लो मुट्ठी भर रुपए और यहाँ से चलते बनो, वरना तुम्हें भी निवस्त्र करके भगा दूंगा। पुनीत ने कहा, ठीक है सेठ जी, अगर ऐसी ही बात है तो लाओ मुट्ठी भर रुपए। सेठ ने जैसे ही अपनी मुट्ठी आगे बढ़ाई, पुनीत ने उसकी कलाई पकड़ ली और तुरंत अपनी जेब से चाकू निकालकर कहा, ठीक है सेठ जी, मैं अपनी गाड़ी आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ और बदले में आपकी मुट्ठी लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर सेठ घबरा गया और कांपते हुए बोला, ये कैसी बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। इस पर पुनीत ने कहा, नहीं सेठ जी, आपने मेरी पूरी गाड़ी एक मुट्ठी में ले ली है, तो अब मुट्ठी तो मुझे लेकर ही जानी होगी। इतना कहकर वह सेठ जी का हाथ काटने को आगे बढ़ा। सेठ डर के मारे कांपने लगा और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, जो तुम्हें चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। पुनीत ने कहा, नहीं सेठ जी, ऐसे ही नहीं जाऊंगा, मेरी गाड़ी खाली करवाओ और कल जो तुमने मेरे पिताजी की गाड़ी छीन ली थी वह भी मुझे वापस दो। और हाँ सेठ जी, मेरी एक कमीज भी तुम्हारे पास है, वह भी लौटानी होगी। इसके अलावा मुझे तुम्हारे घर में 2000 महीने की पगार पर नौकरी भी देनी होगी। अब सेठ को अपना हाथ बचाना था तो उसे मानना ही पड़ा। उसने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा। इस पर पुनीत ने सेठ का हाथ छोड़ते हुए कहा, अगर तुम अपनी बात से पलटे, मुझे काम से निकालने की कोशिश की या पैसा देने में आनाकानी की, तो मैं तुम्हारे नाक कान काट लूंगा। बताओ सहमत हो या नहीं? अब सेठ के पास कोई चारा नहीं था। उसने सहमति जताई, अपने पिता की गाड़ी भी खाली करवाई और उसे लौटा भी दी, साथ में 1000 रुपए भी दे दिए और नौकरी देने का वादा भी कर लिया। कल से काम पर आ जाना, सेठ ने कहा। इसके बाद पुनीत अपने पिता के पास लौट आया। जब उसके पिता ने दूर से अपने बेटे को 2 बैलगाड़ियों के साथ आते देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। पुनीत ने अपने पिता को सारी बात बताई और नौकरी की भी चर्चा की। पिता ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा सेठ से बदला लेने की मत सोचो, कभी कोई चाल चल सकता है, थोड़ा संभल कर रहना। पुनीत ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी अगर वह शेर है तो मैं सवा शेर हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अगले दिन सुबह ही पुनीत बनिए के घर नौकरी पर पहुंच गया। सेठ ने उसे देखकर सोचा, मैं इसे इतना परेशान करूंगा ये खुद ही भाग जाएगा। उसने कहा, खेत पर जाकर खेत जोत कर आना है और शाम को ईंधन के लिए लकड़ियां भी लेते आना है। पुनीत उठा और खेत की तरफ चला गया। पूरे दिन वह एक पेड़ के नीचे बैठा रहा। शाम होते ही उसने हल्के फुल्के कुछ लकड़ियां तोड़ी, उन्हें गटर में बांधा, फिर सर पर रखकर घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने लकड़ियां एक तरफ फेंका और खाना खाने बैठ गया।
बनिए ने अपने नौकर से कहा, इसे एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच दाल दे दो। मेरे यहाँ यही खाने को मिलता है, रहना है तो रहो और नहीं तो चलते बनाओ। पुनीत ने कोई प्रतिकार नहीं किया। उसने चुपचाप एक मुट्ठी चावल खाया और उठकर चला गया। रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि भूख के कारण उसका पेट कुलबुला रहा था। कुछ देर तो वह यूं ही पड़ा रहा। फिर जब भूख से और अधिक बेचैनी हुई तो वह गाय के तबले की तरफ बढ़ गया। वहां उसने देखा एक छोटा सा बछड़ा रस्सी से बंधा हुआ था। उसने धीरे से बछड़े की रस्सी खोल दी। बछड़ा आजाद होते ही अपनी माँ के पास जाकर दूध पीने लगा। बछड़े को दूध पीता देखकर गाय ने भी दूध देना शुरू कर दिया। अब पुनीत ने बछड़े को दोबारा बांध दिया और खुद दूध पीकर मस्त होकर सो गया। सुबह बनिया जब बाल्टी लेकर गाय का दूध धोने आया तो देखा कि थन में दूध ही नहीं था। वह हैरान रह गया। इतने में गाय ने उसे एक जोरदार लात मार दी और वह पीछे गिर पड़ा। अब बनिए को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये रोज का नियम बन गया। बनिया सोचने लगा, इसे एक मुट्ठी चावल मिल रहा है और सारा दिन भूखा रहता है, फिर भी ये इतना हुष्ट-पुष्ट कैसे है? इसमें कोई कमजोरी क्यों नहीं दिख रही? उसे क्या पता था उसके गाय का सारा दूध यही पी जाता है। एक दिन सेठ की पत्नी मायके चली गई और पूरा 15 दिन वापस नहीं आई। इधर सेठ का मन पत्नी के बिना नहीं लग रहा था। उसने पुनीत को अपने साथ लिया और अपनी पत्नी को ससुराल से लाने के लिए निकल पड़ा। सेठ ने सिर्फ एक घोड़ा लिया और खुद उस पर बैठ गया। पुनीत से बोला, तो पैदल ही चल। पुनीत ने सोचा, बढ़िया तरीका निकाला है इसने, ये मुझे पीछे छोड़कर पीछा छुड़ाना चाहता है। पर सेठ जी, अगर तुझे छट्टी का दूध याद नहीं दिलाया तो मेरा नाम भी पुनीत नहीं। कुछ दूर चलने के बाद सेठ को आंख लगने लगी। वह एक पेड़ के नीचे रुका और पुनीत को घोड़े का ध्यान रखने के लिए कहकर आराम करने लगा। थोड़ी देर बाद व्यापारियों का एक काफिला उधर से गुजरा। पुनीत ने चालाकी से घोड़े की पूंछ के थोड़े से बाल काट लिए और घोड़े को व्यापारियों को बेच दिया। फिर उन कटे हुए बालों को एक चूहे के बिल के पास रख दिया और खुद वहां बैठ गया। जब सेठ की आंख खुली तो उसने देखा कि पुनीत घोड़े की पूंछ पकड़े बैठा है। उसने पूछा, मेरा घोड़ा कहाँ गया? पुनीत बोला, सेठ जी, घोड़ा चूहे के बिल में घुस गया। मैंने जैसे तैसे उसकी पूंछ पकड़ ली है, पर मैं अकेले इसे खींच नहीं पा रहा हूँ। तनिक आकर जोर लगाओ। सेठ ने जैसे ही पूंछ को पकड़कर खींचा, वह उसके हाथ में रह गई। पुनीत की ये चालाकी देखकर सेठ आग बबूला हो गया। गुस्से में भरकर वह चिल्लाया, मेरी आंखों के सामने से अभी निकल जा। पुनीत मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है सेठ जी, लेकिन पहले अपने नाक कान काट कर मुझे दे दो, फिर मैं चला जाऊंगा। सेठ क्या करता, उसे पुनीत को साथ लेकर ही चलना पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बाजार पहुंचे। बाजार में जाकर सेठ ने अपने लिए फिर से एक नया घोड़ा खरीदा और दोनों ससुराल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने एक पड़ाव डाला। रात में भोजन करने के बाद सेठ ने पुनीत से कहा, पुनीत, घोड़े को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर नहला दो, इसकी सारी गंदगी साफ हो जानी चाहिए। इतना कहकर सेठ अपने तंबू में जाकर सो गया। पुनीत घोड़े को बाजार ले गया, उसे बेच दिया, फिर एक खरगोश खरीद के ले आया। जब सेठ की आंख खुली तो उन्हें पुनीत से पूछा, पुनीत, घोड़ा कहाँ है? पुनीत ने बड़ी ही मासूमियत से जवाब दिया, सेठ जी, आपने ही तो कहा था कि घोड़े को अच्छी तरह रगड़ रगड़ कर नहलाना है। मैंने इतना रगड़ा कि उसका सारा रंग उतर गया और वह छोटा हो गया। अब वह बस इतना ही बचा है। सेठ ने जब सामने खरगोश को देखा तो समझ गया पुनीत ने उसे चालाकी से बेवकूफ बना दिया है, लेकिन अब वह कुछ कह नहीं सका। मजबूरन उसे पैदल ही यात्रा करनी पड़ी। अब ससुराल नजदीक ही आ चुकी थी, लेकिन सेठ थकावट से बेहाल हो चुका था। भूख भी तेज लग रही थी, लेकिन राशन पानी खत्म हो चुका था। जो पैसे थे उनसे घोड़ा खरीद लिया था, इसलिए अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। सेठ ने
एक पेड़ के नीचे आराम करने की सोची और पुनीत से कहा, पुनीत, तुम मेरे ससुराल जाओ और मेरे ससुराल वालों को मेरे आने की सूचना दो। वे बढ़िया पकवान बना लेंगे, जिससे मुझे जाते ही अच्छा खाना मिल जाए। सेठ आराम करने लगा और पुनीत ससुराल की ओर रवाना हो गया। वहां पहुंचकर उसने सेठ के आने की सूचना दी। सेठ की सास ने चिंतित सा होकर पूछा, हमारे दामाद जी ठीक तो है? पुनीत ने चतुराई से जवाब दिया, नहीं, वे ठीक नहीं हैं। उनका पेट खराब हो गया है, इसलिए उनके लिए खिचड़ी बनवा दीजिए और मेरे लिए जो चाहे पकवान बना दीजिए। सेठ की सास ने दामाद के लिए खिचड़ी और पुनीत के लिए पूरी, खीर, रायता, अन्य स्वादिष्ट पकवान तैयार करवा दिए। इधर सेठ पेड़ के नीचे बेटा सोच रहा था कि ससुराल में सूचना पहुंचते ही लोग गाड़ी लेकर उसे लेने आ जाएंगे, लेकिन काफी देर हो गई, कोई नहीं आया। आखिर कोई आता भी कैसे? पुनीत ने बताया ही नहीं था कि सेठ जी पैदल आ रहे हैं। सब यही समझ रहे थे कि उनके दामाद गाड़ी से आ रहे हैं। थक हार कर सेठ खुद ही उठकर चल पड़ा। जब वह ससुराल पहुंचा तो देखा पुनीत बैठकर मजे से खीर पूड़ी की दावत उड़ा रहा है। थोड़ी देर बाद सेठ के लिए भी खाना परोसा गया, परंतु ये क्या, जब उसने अपनी थाली देखी तो उसमें केवल खिचड़ी थी। सेठ कुछ कहने ही वाला था कि पुनीत बोला, सेठ जी, आपका पेट खराब है ना? खिचड़ी आपके लिए ही बनी है, इसे खाइए, आपको आराम मिलेगा। सेठ बेचारा बेबस होकर कुछ नहीं बोल सका। थोड़ी बहुत खिचड़ी खाकर थाली सरका दी। उसे खिचड़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। रात में दोनों का बिस्तर छत पर लगाया गया। पुनीत खराटे मारकर सो गया, लेकिन सेठ को भूख के मारे नींद नहीं आ रही थी। तंग आकर सेठ ने पुनीत को जगाया और कहा, तेरे कारण मैं भूखा सो रहा हूँ और तू यहाँ खराटे मार रहा है, वह भी खीर पूरी का खाकर। चल उठ, मेरे खाने का इंतजाम कर। पुनीत उठा, चारों ओर देखा। उसने देखा कि छत पर एक पुराना गुमला बना हुआ था। पुराने समय में लोग छत पर गुमला बनवाते थे ताकि बारिश के समय अनाज को नीचे उतारा जा सके। पुनीत के दिमाग में एक तरकीब आई। उसने एक रस्सी ढूंढी, सेठ की कमर में बांधकर उसे गुमले के नीचे रसोई में उतार दिया। पुनीत ने सेठ से कहा, सेठ जी, पेट भरकर खाइए, जब खाना खत्म हो जाए तो रस्सी हिलाकर धीरे से आवाज देना, मैं आपको ऊपर खींच लूंगा। सेठ की तो जैसे बल्ले बल्ले हो गई। वह रसोई में पूछा तो वहां गर्मा गर्म पूरी खीर रखी थी। सेठ खाने पर टूट पड़ा और जमकर खूब खाया। जब उसका पेट भर गया तो उसने रस्सी हिलाकर धीरे से पुनीत को आवाज दी, लेकिन इस बार पुनीत गहरी नींद में सो चुका था। कुछ देर बाद सेठ की सास रसोई में पानी पीने के लिए आई। उसने जब रसोई का बंद दरवाजा देखा तब भी अंदर से आवाज आई, खींच, जल्दी खींच। सुनकर वह घबरा गई। डर के मारे उसने अपने पति को जगाया और कहा, हमारे रसोई में तो खींच नाम का भूत घुस आया है। ये सुनते ही सेठ का ससुर जाग गया। उसने अपने बेटों और पड़ोसियों को इकट्ठा कर लिया। सभी रसोई के दरवाजे पर कान लगाकर खड़े हो गए। अंदर से अभी भी वही आवाजें आ रही थी, खींच, जल्दी खींच। इतने में ही शोर सुनकर पुनीत की आंख खुल गई। उसने तुरंत सेठ को ऊपर खींच लिया। जब तक लोग दरवाजा खोलकर अंदर पहुंचे तब तक सेठ छत पर पहुंच चुका था। सेठ ने पुनीत से कहा, आज तो तूने मुझे मरवा ही दिया था। जब सेठ के ससुराल वालों ने देखा कि रसोई में तो कोई नहीं है तो वे चुपचाप जाकर फिर से सो गए। कुछ देर बाद सेठ के पेट में दर्द होने लगा। उसने पुनीत से को जगाया और कहा, पुनीत, मेरे साथ खेतों तक चलो, मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है और अब रुका भी नहीं जा रहा। लेकिन पुनीत को बहुत नींद आ रही थी। उसने पास रखी हांडी की ओर इशारा करते हुए कहा, सेठ जी, रात काफी हो गई है, क्यों मेरी नींद खराब कर रहे हो? इस हांडी में ही निमट लो, सुबह सबके उठने से पहले मैं इसे फेंक आऊंगा। अब सेठ करे भी तो क्या करे, दर्द असहनीय था, इसलिए मजबूरी में उसने हांडी में ही निपट लिया। सुबह होते ही उसने पुनीत को जगाया और कहा, अब जल्दी उठ और इस हांडी को जंगल में फेंका, सुबह होने वाली है, लोग जग जाएंगे, इससे पहले मैं इसे हटा दो।
पर पुनीत गहरी नींद में था और हिलने का नाम भी नहीं ले रहा था। सेठ ने उसे बहुत जगाया। अपनी इज्जत की चिंता सताने लगी। उसने सोचा, अगर सुबह सबने देख लिया तो मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। अब इसे तो नहीं उठा सकता, मुझे ही इसे फेंक कर आना होगा। यह सोचकर सेठ ने चादर ओढ़ी और हांडी को सिर पर रखकर बाहर निकल पड़ा। जैसे ही वह छत से उतरकर आंगन में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका ससुर भैंसों को चारा डाल रहे थे। वह नजरें बचाकर धीरे धीरे घर के बाहर निकल आया। पुनीत तो बस मौके की तलाश में था। जैसे ही उसने देखा कि सेठ हांडी लेकर बाहर निकला है, उसने आसपास देखा और एक लाठी उठा ली। फिर दबे पांव सेठ के पीछे पीछे चल पड़ा। गांव के बाहर निकलकर सेठ जंगल की ओर बढ़ ही रहा था कि अचानक पुनीत ने शोर मचा दिया, चोर चोर, देखो सर पर हांडी लेकर जा रहा है। सुबह सुबह कुछ लोग अपने जानवरों को चारा डालने निकले थे। जब उन्होंने ये आवाज सुनी तो लाठी और डंडे लेकर दौड़ पड़े। उन्होंने देखा एक आदमी चादर ओढ़े हांडी लेकर जा रहा है। बस फिर क्या था, दे दनादन लाठियां बरसने लगी। ये सब शोर शराबा सुनकर सेठ के ससुराल वाले भी आ पहुंचे। उनके हाथों में भी लाठियां थी। उन्होंने भी बिना कुछ पूछे सेठ को जमकर पीट दिया। कुछ देर बाद पुनीत ने सबको रोकते हुए कहा, अरे हमारे सेठ जी कहीं नजर नहीं आ रहे। चोर की आवाज सुनकर तो सब यहाँ आ गए, लेकिन हमारे सेठ जी कहाँ है? ये सुनकर सभी ससुराल वाले सोच में पड़ गए। हाँ सही कह रहे हो, सब तो यही हैं, लेकिन हमारे दामाद जी नहीं दिख रहे हैं। जैसे ही उन्होंने उस आदमी के सिर से चादर उठाई, सभी ठहाके मारकर हंस पड़े। सेठ की ये दशा देखकर सबकी हंसी नहीं रुक रही थी। अब शर्म से पानी पानी हुए सेठ को ससुराल वालों ने घर ले जाकर नहलाया और नए कपड़े पहनने को दिए। विदाई में सेठ अपनी पत्नी को लेकर अपने घर लौट आया। जब वह अपने घर पहुंचा तो पुनीत धीरे से मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, जो आपके हांडी पर पहले लाठी मारी थी वह मैंने ही मारी थी, और जिसने पीछे से चोर चोर चिल्लाया था वह भी मैं ही था। सेठ ने गुस्से में पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? तुझे इसी से क्या मिला? पुनीत ने जवाब दिया, सेठ जी, आपने मेरे पिता के कपड़े उतरवाकर उन्हें जंगल में निवस्त्र छोड़ दिया था। आपने एक बुढ़े आदमी को पूरे दिन अपमानित करके रखा था। यह उसी का अपमान का बदला लिया था। अब सेठ को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने हाथ जोड़कर पुनीत से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दे पुनीत, और अब मेरा पीछा छोड़ दे। पुनीत मुस्कुराया और बोला, ऐसे पीछा नहीं छुड़ेगा सेठ जी। मेरी आपसे शर्त थी कि जब भी आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो अपने नाक कान काट कर मेरे हाथ में रखोगे। सेठ हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा, पुनीत नाक कान छोड़कर कुछ भी मांग ले। पुनीत ने कहा, ठीक है सेठ जी, आप वादा करो आज के बाद किसी गरीब को नहीं ठगोगे, किसी का अपमान नहीं करोगे, और अभी के अभी मेरे हाथ में 1000 रुपये रख दो। सेठ ने सारे वादे किए और तुरंत 1000 रुपये पुनीत को दे दिए। पुनीत पैसे लेकर अपने घर की ओर रवाना हो गया। अब सेठ को भी एक अच्छा सबक जो मिल चुका था। दोस्तों, ये किस्सा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये किस्सा जरा सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।